बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें हैं और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से खबरें हैं, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक चीज़ की वजाहत कर दी है। उनके ऊपर बहुत तनकीद होती है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं कलअदम तंजीमों से, वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं ऐसे ग्रुप से जो रियासत के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, लेकिन वो अपने लोगों से बातचीत नहीं करते, लेकिन वो सियासतदानों से बातचीत नहीं करते। वो अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उन लोगों से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों की लाशें गिराईं, चाहे वो फ़ौजी हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे सिविलियंस हों। बहुत बड़ी तबाही पाकिस्तान में, आपको याद होगा 10 साल से ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान हालत जंग में रहा है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है, इस पर उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ कहा है। आप उसे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक्चुअली नुक्ता क्या उठाया, वो कहना क्या चाहते हैं, ये सुनिए। वो कह रहे हैं कि मियाँ वाली में उन्होंने एक्चुअली ये खिताब किया है, और मियाँ वाली वो इलाका है जहाँ से इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स शुरू होती है। जब वो कहीं से भी इलेक्शन नहीं जीते थे मुशर्रफ के दौर में, तो वो मियाँ वाली से इलेक्शन जीत गए थे। 2008 में उन्होंने बाइकआउट किया, 2013 में वो इलेक्शन जीते और फिर उन्होंने मियाँ वाली सीट जो है अपनी वो रखी अपने पास। और अभी इमरान खान साहब दोबारा से मियाँ वाली के MNA हैं दोबारा से। तो उन्होंने वहाँ कहा कि हम तमाम दाएं बाजू और बाएं बाजू के ग्रुपों, बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान के लोगों से मफाहमत करने को तैयार हैं। ये दाएं और बाएं बाजू वाले कौन हैं, ज़रा थोड़ा सा गौर कर लें। दाएं बाजू वाले वो हैं जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या TTP, ये एक्सट्रीम दाएं बाजू की जमातें हैं। ये मज़हब को सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा इन करना चाहते हैं, बल्कि मज़हब के लिए सियासत करते हैं, बाद औक़ात सियासत के लिए मज़हब को भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ हैं, वो जिस तरह की पार्टी है वैसी उसकी सोच है। तो ये हैं दाएं बाजू वाले। बाएं बाजू वाले जो हैं वो ज़रा सेकुलर सोच के हैं, ज़रा मुख्तलिफ लोग हैं और उनके भी बड़े इख्तलाफात हैं रियासत के साथ। इवन वो जो बाएं बाजू के बहुत सारे लोग हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारों, उनसे नाराज़ रहते हैं। इनकी तादाद और पब्लिक के अंदर इनकी पजीराई कम रहती है। ये बाएं बाजू वाले हैं। इन दोनों ग्रुपों से उन्होंने कहा जी, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं और वज़ीरिस्तान के जो लोग हैं उनसे मफाहमत करने को तैयार हैं। अब बलूचिस्तान में कौन लोग हैं? वो लोग जो पहाड़ों पे हैं, वो लोग जो अफ़गानिस्तान चले गए थे, वो लोग जो डिफरेंट तंजीमों के अंदर बैठ के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये है वो बलूच नाराज़ या वो बलूच ग्रुप्स जिनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत तैयार है। और वज़ीरिस्तान के लोग कौन हैं? तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो सकती है, इवन इसके अंदर दीगर कुछ और ग्रुप्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें जो मंजूर पश्तीन और उनके लोग हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके इख्तलाफात हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हैं, उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, मामला तय हो सकते हैं, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन करप्शन करने वालों से कभी मफाहमत नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात क्लियर की है कि कम से कम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नज़दीक रियासत से लड़ने वाले, मुख्तलिफ बयानियाँ रखने वाले, इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले, या वो लोग जो रियासत को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, वो उनके लिए काबिल कबूल हैं। अगर उनके साथ मुज़ाकरात हों, उनके साथ मामला हल हो जाएं और उनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन उनका यह कहना है कि करप्शन करने वालों के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो काबिल कबूल नहीं है इमरान खान साहब के लिए। ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, इसको अगर आप गौर करें तो, और इस पर बहुत तनकीद होने वाली आने वाले दिनों में कि आप उनसे तो मुज़ाकरात करेंगे जो खुदा न खास्ता इस मुल्क को तोड़ने के दर पे थे, लेकिन जो इस मुल्क को लूटने वाले थे या जिन्होंने यहाँ पे दिहाड़ियाँ लगाई हैं, उनसे आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मसला महंगाई है, ये आज उन्होंने एडमिट किया। और महंगाई कोरोना की वजह से हुई है। कोरोना की वजह से आलमी सतह पर तजारत मुतासिर हुई, ये दुनिया का मसला है। मिसाल के तौर पर 1982 के बाद, वैसे इमरान खान साहब ने भी कहा, मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं, 40 साल के बाद अमेरिका में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। 1982 के बाद पहली मरतबा ये सूरत हाल पैदा हुई है 1982 के बाद। पाकिस्तान में महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे
लोगों की आमदन कम है। तो जब लोगों की आमदन कम है तो उनके ऊपर महंगाई के असरात ज़्यादा पड़ते हैं। ये बात तस्लीम की जाती है हुकूमती सतह पर भी, और हर जगह पे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में चाहे महंगाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान में लोगों की जो आमदन है वो कम है, ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, इसलिए उनके ऊपर महंगाई के असरात ज़्यादा पड़ते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि 2 से 4 माह में, यानी 2 माह के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा जनवरी के इख्तिताम के बाद, और फिर ये अप्रैल मई तक चीज़ों की कीमतों में काफ़ी इस्तेहकाम आ जाएगा आलमी सतह पे, तो फिर पाकिस्तान में भी इन चीज़ों की कीमतों में कमी होगी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है कि किसी से भी मुज़ाकरात करेंगे, करप्शन करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दाव खेला था हुकूमत पाकिस्तान के साथ। उन्होंने अचानक कह दिया कि जी हम इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इंतखाब है आने वाले वक्त में, जिसके लिए तैयारी हो रही है, वो EVM पर करवाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। तो फिर वो दी जाए, उसके लिए तैयारी की जाए। अब उनके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थी जो ऐसा लगता है बज़ाहिर। नंबर 1 तो ये कि इतनी जल्दी EVM मशीनें नहीं आ सकेंगी और ये उंगली उठ जाएगी कि जो इस्लामाबाद का इलेक्शन नहीं करवा सकी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर, वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन करवाएंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये पैंतरा अगर इस तरह से है तो इसको उलट दिया है, और वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फराहम करने के लिए तैयार हो गई है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फराहम करने के लिए तैयार। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दे दिया है। यानी ये मुझे भी ऐसा लगता था और सबको ये लगता था कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को फंसा लिया है और वो इस्लामाबाद के लिए जो मशीनें मांग रहे हैं हुकूमत नहीं दे पाएगी। और जब वो नहीं दे पाएंगे तो ये सवाल उठाया जाएगा कि सिर्फ इस्लामाबाद एक कैपिटल, 4 हलकों का शहर, वहाँ पे आप फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, तो आप पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे? ये बड़ा सवाल था। लेकिन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खसूसियात मांग ली हैं कि बताएं आपको किन खसूसियात की हामिल मशीन चाहिए। वो मशीन हम आपको चेक करवा देते हैं और हमें टाइम फ्रेम दिया जाए और ख़रीदारी समेत दीगर उमूर के लिए फोकल पर्सन एक फ्राहम किया जाए, जिसकी निगरानी में उस क्वालिटी की मशीन हम उस क्वांटिटी के अंदर ख़रीद के दें ताकि इस्लामाबाद का जो बल्दियाती इंतखाब है वो करवाया जा सके। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को सराहा गया है। अब आखिरी हरबा ये रह जाएगा कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात हों, उनको जब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहे हों तो कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन बाहर आके मुख्तलिफ अफवाहें उड़ाएंगे, मुख्तलिफ बातें करेंगे, वो बातें मीडिया पे चलेंगी, मशीन को कंट्रोवर्शियल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में पहले भी होती आई हैं, आइंदा भी होती रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा काम आगे बढ़ा है और मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा। एक और ख़बर ये है नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त हमारे गवादर से रब्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी रब्ता कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर से भी ये पूछ रहे हैं कि गवादर के मामले पे मीडिया ज़्यादा आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। तो साफ बात है, मैंने इस पर 2 मरतबा वीलॉग किया है और टेलीविज़न पे तो मैं प्रोग्राम कर ही नहीं रहा था क्योंकि मैंने कुछ अरसे की छुट्टियाँ ली थी। एक नया TV चैनल ज्वाइन किया है, समा TV पे। कल मैंने अपना पहला प्रोग्राम सदर पाकिस्तान के साथ किया था और आज दूसरा प्रोग्राम है, तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। गवादर का मामला ये है कि वहाँ पे जमात इस्लामी के मौलाना साहब ने लोगों को मुतहर्रिक किया कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो 2 मसाइल हैं और उन 2 मसाइल के ऊपर बाकायदा तहरीरी यकीन दहानियाँ करवाने के बावजूद इंतज़ामिया उन पर अमल दरामद नहीं करवा रही, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों की दिहाड़ियाँ लगती हैं, बहुत सारे महकमे वहाँ पे पैसा बनाते हैं। पहली चीज़ ये है कि एक ट्रॉलर माफिया है। ट्रॉलर माफिया जो है वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के जहाज़ हैं जो पानी के अंदर, समंदर के अंदर उतार दिए जाते हैं और वो इस पूरे इलाके में सैकड़ों की तादाद में नहीं, बाज़ औक़ात हज़ारों की तादाद में भी आते जाते रहते हैं। वो ट्रॉलर्स यहाँ से मछली पकड़ते हैं। गवादर का समंदर जो है ये बड़ा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत समंदर है। यहाँ आबी हयात बहुत वाफर मिकदार में मौजूद हैं। यहाँ हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं माहीगीरी के शोबे के साथ। ये लोग कई दहाइयों से यहाँ मछली पकड़ते हैं
और बल्कि 100 साल से ज़ायद हो गए हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा। ये लोग यहाँ कश्तियों के ऊपर जाकर मछली पकड़ते हैं अपने छोटे छोटे जालों के साथ, और बड़े साइज़ की मछलियों को मार्केट में बेचकर अपना और अपने अहले खाना का पेट पालते हैं, और उसके लिए ये लोग टैक्स भी देते हैं। ये हैं गवादर के लोकल माहीगीर, जिनकी सारी ज़िंदगी वाबस्ता है समंदर के अंदर मौजूद आबी मखलूक के साथ। अल्लाह ताला ने उनको ये तोहफ़ा दिया है और उसकी बुनियाद पे वो अपना घर और अपना इलाका चलाते हैं, अपना ख़ानदान, उसका पेट पालते हैं। लेकिन ये कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रालर माफियाज हैं। ये बैरून मुल्क कुछ दूसरे मुल्कों के लोग हैं, कुछ हमारे मुल्क के लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं। और इनको मैं माफियाज इसलिए कह रहा हूं कि ये जब मछली पकड़ते हैं तो ये छोटी और बड़ी मछली का कोई लिहाज नहीं करते। इनके पास मछली पकड़ने के जदीद तरीन गैजेट्स हैं। ये बहुत बड़े बड़े जाल डालते हैं, खुराक फेंकते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं कि सारी मछली उस जगह पे इकट्ठी हो जाती है, और फिर ये बहुत बड़ा जाल डालते हैं। पूरे गवादर के माहीगीर मिलकर एक दिन में इतनी मछली नहीं पकड़ सकते जितनी मछली 2-3 ट्रॉलर्स वाले जो हैं वो पकड़ के ले जाते हैं। और वहाँ पे सैकड़ों ट्रॉलर्स जो हैं वो मौजूद हैं जो लगातार मछली पकड़ रहे हैं। छोटी मछली भी पकड़ते हैं, वो ज़ाया हो जाती है, बड़ी मछली भी पकड़ते हैं, और कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता उन्होंने नहीं रखा हुआ। वो सिर्फ मुख्तलिफ महकमों को पैसा खिलाते हैं और यहाँ पे अंधाधुंध मछली पकड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे आबी हयात ख़त्म हो गई और यहाँ पे उनकी नस्ल मादूम हो गई इस समंदर में, तो फिर माहीगीरों के पकड़ने के लिए कोई चीज़ बचेगी नहीं। इन लोगों को गवादर से हिजरत करनी पड़ेगी, और अगर ये माहीगीर गवादर को छोड़कर चले गए तो इनके इलाकों के ऊपर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनेगी, इनके इलाकों के ऊपर कब्जा किया जाएगा, इनके इलाकों के ऊपर माफियाज आकर बैठ जाएंगे, सरमायादार आकर बैठ जाएंगे। लिहाजा इनको निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि गवादर के साहिलों से आबी हयात को इस कदर ख़त्म कर दिया जाए कि ये माहीगीर या मछेरे वहाँ मछलियों के लिए तरस जाएं, और जब भूख आएगी, परेशानी आएगी, तो ये इस इलाके को छोड़ देंगे। ये उनका मसला नंबर 1 है। वो ये कहते हैं ये पानी हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान का पानी है, ये पानी हमारा है। यहाँ से ट्रॉलर माफिया को निकाला जाए और जो लोकल माहीगीर हैं उनको मजबूत किया जाए और उनको मौका दिया जाए कि वो अल्लाह का फजल पानी के अंदर जाकर तलाश करें। तो ये उनका एक बड़ा जायज़ मुतालबा है, इसको तस्लीम तो किया जाता है बार बार, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। दूसरा उनका मुतालबा, क्योंकि इनका ज़्यादातर ज़िंदगी का इन्हिसार ईरान के साथ है। गवादर और ईरान का बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ है, ये आपस में मिलते हैं। अगर आप जीवनी से आगे की तरफ जाएं तो साथ ही आगे ईरान का बॉर्डर शुरू हो जाता है, तफ्तान साइड पे। तो ईरान में वहाँ पे तरक्की ज़्यादा है, जबकि यहाँ गवादर का नज़दीक तरीन शहर जो है वो कराची है, बहुत दूर। कराची से अगर कोई चीज़ गवादर पहुँचती है तो उस पर बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। कई चीज़ें जो हैं वो पेरिशेबल आइटम्स जो मौसम के साथ या वक्त के साथ ख़राब हो जाती हैं, वो ख़राब भी हो जाती हैं। लिहाजा गवादर के लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार और इन्हिसार ईरान से आने वाली चीज़ों पे है, जो बिल्कुल चंद घंटों में पहुंच जाती हैं। कराची से एक लंबा सफ़र है, ईरान से बहुत छोटा सफ़र है, और शुरू से गवादर के शहरी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ईरानी मसनूआत के ऊपर भरोसा करते हैं और उनका इन्हिसार उसी पर होता है। हत्ता कि बिजली भी ईरान से आती रही, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी वहीं से आती रहीं। खाने पीने की बहुत सारी अशिया मैंने वहाँ जो खाई तो उनके ऊपर जो रैपर्स थे उन पे ईरानी जो है वो मसनूआत लिखा हुआ था। वहाँ पे चाहे कपड़े हों, जूते हों, दीगर अशिया हों, वो सारी ईरान से लाकर बेची जाती हैं, क्योंकि ईरान करीब पड़ता है और कराची साइड बहुत दूर है। लिहाजा वो ये लोग चाहते हैं कि ईरान के साथ जो तजारत है उसमें कुछ महकमों का जो मुदाखलत है वो ख़त्म किया जाए, यानी इस तजारत को आसान किया जाए, लोकल लोगों को मौका दिया जाए कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ईरान से आने वाली चीज़ों से पूरी करें, और उसके ऊपर जो लोग कुछ कमीशन वमीशन लेते हैं या जो लोग वहाँ पे कुछ ऐसे इदारे या लोग बैठे हैं जो उसमें रुकावट डालते हैं, वो रुकावट ख़त्म की जाए और ज़िले इंतज़ामिया को ये मौका दिया जाए। ये वो 2 चीज़ें हैं, मुतालबात हैं,
और बज़ाहिर ये जायज़ मुतालबात हैं। इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपसे कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो गैर कानूनी है या गैर इखलाकी है। मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा इस वीलॉग के शुरू में, कि किसी से भी बात करेंगे करप्शन वालों से नहीं करेंगे, तो ये लोग करप्शन नहीं मांग रहे, ये मदद मांग रहे हैं। इनकी मदद की जानी चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।